हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ गुप्ता कोचिंग सेंटर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये वीडियो जो है टोटली हिंदी मीडियम में होने वाला है, क्योंकि इससे पहले जो हमने वीडियोस अपलोड किए थे वो इंग्लिश मीडियम में थे और जो स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के उनको प्रॉब्लम हो रही समझने के लिए, इसलिए ये वीडियो जो है उस इस साइंस के इस फर्स्ट चैप्टर के लिए हिंदी मीडियम में है। इसका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए होगी। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे इस चैप्टर में है क्या, जीव भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। फर्स्ट पॉइंट तो ये है। तो फ्रेंड, जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी है, वो भोजन उनको चाहिए होता है, क्योंकि बिना भोजन के वो कोई भी फंक्शन नहीं कर पाएंगे, कोई भी एक्टिविटी, कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी पौधे और जंतु है, सबको भोजन की आवश्यकता होती है। अगर भोजन नहीं मिलेगी उनको, तो उनका कोई ग्रोथ नहीं होगा, वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या है कि जितने भी पशु पक्षी प्राणी जीव जंतु जितने भी है, सबको भोजन की आवश्यकता है। तो इसमें क्या है, जो पौधे हैं वो तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। हमने पिछली क्लास में 7th में पढ़ा था कि कैसे प्रकाश संश्लेषण में सूर्य की उपस्थिति में जो है वो पौधे अपना भोजन तैयार कर लेते हैं। लेकिन बात आती है जंतुओं की। जो प्राणी है, जो जीव, जैसे हम मनुष्य है, हमारे साथ जितने भी जंतु है, कोई भी जानवर है, पशु पक्षी है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती। वो या तो किसी दूसरे प्राणी पर निर्भर होगी, किसी दूसरे जीव पर, या फिर किसी पेड़ पौधे पर। मतलब पूरी तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो प्राणी है, जो मनुष्य सहित जितने भी जंतु है, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकती। वो अपने भोजन के लिए किसी और जीव पर निर्भर होती है, तो वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती। लेकिन सवाल यहाँ उठता है कि भोजन चाहिए क्यों, हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है। तो दोस्तों, भोजन की आवश्यकता है शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए। कुछ कार्य ऐसे हैं जो हम बाहरी रूप से करते हैं, और कुछ कार्य ये ऐसे होते हैं जो आंतरिक हमारे शरीर के अंदर चल रहा होता है। जैसे हम भोजन करते हैं, उसका पाचन होता है, तो पाचन करने के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो ऊर्जा कहाँ से आती है, हम जब भोजन करते हैं उसी भोजन से प्राप्त ऊर्जा का इस्तेमाल करके भोजन पचता है। और जो भी हम श्वास लेते हैं, जो भी हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, कोई भी भौतिक कार्य करते हैं, उसके लिए भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, वो भी भोजन से प्राप्त होता है। उसके साथ साथ हम स्टार्टिंग में छोटे बच्चे होते हैं, जब हम पैदा होते हैं और छोटे होते हैं, धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ हमारा ग्रोथ बढ़ता है, हमारी हाइट बढ़ती है, हमारा शरीर का विकास होता है, हमारा शरीर बड़ा होता है। तो वो कैसे होता है, वो भी भोजन की वजह से। यानी कि भोजन हर प्राणी, हर जीव के लिए आवश्यक है। अब तो हमने बात कर ली जंतुओं की, और हम बात करते हैं पेड़ पौधे की। और पेड़ पौधे को भोजन नहीं मिलेगा तो उसका भी ग्रोथ नहीं होगा, वो और भोजन नहीं बना पाएगी। तो इसमें जो पेड़ पौधे हैं, जो पौधे वो अपना भोजन स्वयं बना लेती है, लेकिन जंतु अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाती। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फसल। अब देखिए, भारत बहुत बड़ा देश है, इसमें करोड़ों लोग रहते हैं, लगभग 130 करोड़ लोग रहते हैं एक सर्वे के अनुसार भारत में। तो इतनी बड़ी जनसंख्या को सवाल यहाँ ये उठता है कि इतनी बड़ी जनसंख्या को हम भोजन किस प्रकार उपलब्ध करा पाए। ये कोई छोटी मोटी जनसंख्या नहीं है, बहुत बड़ी जनसंख्या है और इनको भोजन उपलब्ध कराना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत अधिक मात्रा में, बहुत लार्ज स्केल में जो है हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा भोजन का, यानी भोजन का उत्पादन करना पड़ेगा। और उन भोजन का उत्पादन कैसे करेंगे, हम करेंगे फसल के द्वारा। अब फसल क्या होता है, यहाँ पे एक नया टर्म आता है, फसल। तो फसल से समझने से पहले एक चीज और हम समझ लेते हैं कि दोस्तों, हम जो जंतु है, आज जैसे कि मैंने अभी इससे पहले बताया आपको कि जो जंतु है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती, वो किसी और जंतु पे, किसी और जीव पर निर्भर होती है। तो पुराने जमाने में क्या था, जो हम प्राणी थे वो या तो कच्ची सब्जियां या कच्चे फल खाते थे, या फिर किसी और जीव का शिकार करके खाते थे। तो फिर धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे मानव का विकास हुआ, धीरे धीरे हम थोड़े डेवलप हुए और हमने कृषि करना, खेती करना सीखा। कृषि खेती एक जैसे ही शब्द है, दोनों मतलब लगभग एक जैसे ही है, अभी आगे आके समझेंगे। तो धीरे धीरे मानव ने कृषि करना शुरू किया। तो यहाँ पे एक टर्म आता है फसल। अब फसल क्या होता है, तो दोस्तों, अगर आप में से कई स्टूडेंट होंगे जो कभी गांव गए होंगे, आपने देखा होगा गांव में एक खेत होती है, उस खेत के अंदर किसी एक ही प्रकार के पौधे बहुत अधिक मात्रा में उगाए जाते हैं। तो दोस्तों, बस उसी को फसल कहते हैं, कंफ्यूज होने वाला कोई टर्म नहीं। यहाँ पर फसल क्या होता है, जब भी किसी एक प्रकार के पौधे को बहुत अधिक मात्रा में एक बड़े स्थान पर उगाया जाता है, एक ही स्थान पर बहुत अधिक मात्रा में एक ही प्रकार के पौधे को उगाया जाता है, तो उसे फसल कहते हैं। बहुत सिंपल सा टर्म है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं।
अब इसी में फसल देखिए, फसल का क्या है कि अलग अलग पौधे जो उगाए जाते हैं उनका अलग अलग ऋतु होता है, अलग अलग मौसम होता है। भारत जो है, भारत में विभिन्न प्रकार की ऋतु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु यानी गर्मी का मौसम, शरद ऋतु यानी सर्दी का मौसम, वर्षात ऋतु यानी वर्षा का मौसम, वसंत ऋतु। तो इतने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो है मौसम भारत में पाए जाते हैं। तो हर मौसम का अपना एक सीजनल जो है वो प्लांट उगाए जाते हैं। तो अलग अलग सीजन में अलग अलग प्लांट उगाए जाते हैं। लेकिन इतने बड़े देश में इतने प्रकार के पौधे उगाए जाते हैं, तो उनको एक दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है नॉर्मली, जिसका नाम है रबी और खरीफ। ये दो प्रकार के फसल होते हैं। तो जो फर्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है खरीफ। खरीफ कौन से फसल होते हैं? खरीफ उन फसलों को कहा जाता है जो गर्मी के मौसम में उगाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके एग्जाम्पल आते हैं धान, मक्का और सोयाबीन। ये जून से लेकर सितंबर के महीने में उगाया जाता है। और ये जो खरीफ है, गर्मी के मौसम जब वर्षा ऋतु होती है तब जून से लेकर सितंबर तक उगाया जाता है। धान, मक्का, सोयाबीन इसके उदाहरण है। और दूसरा हमारे पास फसल है रबी फसल। रबी फसल कौन सा होता है? जो शरद ऋतु यानी सर्दी के मौसम में नॉर्मली उगाया जाता है। और ये लगभग अक्टूबर से लेकर मार्च तक इस प्रकार के फसल उगाते हैं हम लोग। और इसके जो उदाहरण है गेहूं, चना, मटर, ये एग्जाम्पल। इसके अलावा और भी कई फसलें होती है, लेकिन हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर 3 लिख दिए हैं नाम उनके। तो ये तीनों जो है ये रबी के उदाहरण है, और धान, मक्का, सोयाबीन जो है खरीफ के उदाहरण है। 1 मार्क्स का कई बार पेपर में एग्जाम्पल पूछ लेता है, ठीक है। तो जो ये खरीफ का फसल है, जो खरीफ का फसल, इसमें धान, मक्का, सोयाबीन। तो सवाल यहाँ ये उठता है कि जो धान है, जो धान है उसे हम वर्षा ऋतु में क्यों उगाते हैं? हम उगाना चाहें तो हम रबी के साथ हम अक्टूबर मार्च में क्यों नहीं उगाते? तो इसमें सबसे बड़ा जो ये, और इस सवाल कई बार पेपर में पूछ लेता है कि जो धान है, जो चावल की खेती है, वो गर्मी के मौसम में बरसात ऋतु में क्यों उगाते हैं, हम शरद ऋतु में क्यों नहीं उगा सकते? तो इसका आंसर ये है कि जो चावल होता है उसको अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता पड़ती है। तो जो वर्षा ऋतु है उसे पर्याप्त मात्रा में जल उनको मिल जाता है। इसलिए जो धान, मक्का, जो ये खरीफ फसल है, ये बरसात के ऋतु में उगाया जाता है। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कृषि पद्धतियां। तो फ्रेंड्स, हमने अब तक ये समझ लिया कि हमें भोजन चाहिए, हम जीव जंतु जितने भोजन चाहिए, और बहुत सारी जनसंख्या को भोजन करने के लिए हमें बड़ी मात्रा में फसल उगाने की जरूरत है। तो फसल उगाने के लिए कुछ क्रियाकलाप करने पड़ते हैं, कुछ एक्टिविटी करने पड़ते हैं, जो स्टेप बाय स्टेप हम समझेंगे। ऐसे 6-7 क्रियाकलाप, ऐसे 6-7 एक्टिविटी करनी पड़ती है किसानों को, ताकि वे फसल उगा सके। ये नहीं कि आपके घर में जो चावल आता है एकदम से वो उसका प्रोडक्शन हो आता है, उसका भी स्टेप बाय स्टेप काफी मेहनत लगती है। किसान काफी मेहनत करते हैं, तब जाके हमारे घर तक पहुंचता है। तो जो कृषि पद्धतियां है, कृषि पद्धतियां मतलब वो सारा स्टेप एक एक करके, वो सारी क्रिया जो हम करते हैं बारी बारी से, उसको समझेंगे, उसी को कहते हैं कृषि पद्धतियां। तो सबसे पहला है मिट्टी तैयार करना, दूसरा है बुआई, तीसरा है खाद एवं उर्वरक देना, चौथा है सिंचाई, पांचवा है खरपतवार से सुरक्षा, छठा है कटाई, और सातवां है भंडारण। तो ये जो मैंने 7 टॉपिक लिखे, जो 7 ये कृषि पद्धतियां लिखी है, इसको हम अभी एक एक करके एक एक पॉइंट लेंगे और अच्छे से इन सबको समझने की कोशिश करेंगे कि किसमें क्या क्या होता है। फिलहाल के लिए पूरा चैप्टर जो है हमारा, ये फर्स्ट चैप्टर है क्लास 8 का साइंस का, उसका पूरा ये समअप हो गया कि हमें ये इस चैप्टर में ये सब करना है। ये समरी एक तरह से, बाकी इन 7 पॉइंट को हम एक एक करके समझते हैं। जब तक के लिए आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि किताबी भाषा से ही हम सबको सीखे, हम नॉर्मली अपना नोट्स बना के भी तैयारी कर सकते हैं। जब तक आप वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लीजिए, फिर कुछ समय का हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों, आई होप आप अब तक आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए हम बढ़ते हैं आगे इस चैप्टर में। तो अब तक हमने जो पढ़ा उसके बाद आता है कृषि पद्धतियां। मतलब अगर हमें कृषि करनी है, खेती करनी है, बड़े पैमाने में प्रोडक्शन करना है, उत्पादन करना है फूड का, तो हमें कौन कौन से स्टेप जो है बारी बारी से फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि हम फूड जो है, जो हमारे पास भोजन है, उसको अच्छे से प्रोड्यूस कर पाए। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास स्टेप आता है मिट्टी तैयार करना। अब ये क्या बोला है, मिट्टी तैयार करना। मिट्टी तैयार करना यानी कि मिट्टी के पोले बनाना। मिट्टी के जो ऊपरी सतह है, जो ऊपर का भाग है, उसको उलटना पलटना।
उसको उलटने पलटने को कहते हैं खेत को जोतना। तो इसी को कहते हैं मिट्टी तैयार करना। इसमें क्या होता है फ्रेंड, जो मिट्टी में पोषक तत्व होते हैं जिसका इस्तेमाल करके पौधे ग्रो होंगे, वो पोषक तत्व ऊपरी सतह पे आ जाने के लिए हम मिट्टी को पलट देते हैं ताकि वो पोषक तत्व ऊपर आ जाए, ताकि जो भी हम उसमें पौधा उगाएंगे, जो भी हम फसल उगाएंगे, वो पौधे अच्छे से उन सभी पोषक तत्व को ऑब्जर्व कर पाए, अवशोषित कर पाए, ताकि उनका ग्रोथ अच्छे से हो सके। तो जो पोषक तत्व क्या होते हैं, मिट्टी में कई प्रकार के पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिस प्रकार से हमें अपने ग्रोथ के लिए, हमें बड़े होने के लिए कई प्रकार के पोषण की आवश्यकता पड़ती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन। इसी प्रकार पौधों को भी अपने ग्रोथ के लिए जो है पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है, और वो सभी पोषक तत्व जो है वो भूमि में, मिट्टी में पाए जाते हैं। तो थोड़ी गहराई में होते हैं ऊपर। तो फिर हमें क्या करना होता है कि कुछ औजारों की सहायता से उन मिट्टी को उलट पलट करके उन मिट्टी को जो है हम पोले बना देते हैं, जिससे जो जमीन के नीचे जो पोषक तत्व है वो ऊपर आ जाता है, जिसका इस्तेमाल जो है पौधे आसानी से कर सके ताकि उनका ग्रोथ अच्छे से हो। तो इसको करने के लिए कौन से औजारों की आवश्यकता पड़ती है? और पारंपरिक औजार देखा जाए जो कई पीढ़ी से चलती आ रही है, जो पुराने जमाने में चलती आ रही है, उसका एक उदाहरण है हल। तो दोस्तों, जो हल है वो पारंपरिक औजार है, जिसका इस्तेमाल काफी समय से होता आ रहा है, हमारे पूर्वज करते आ रहे हैं खेत को जोतने के लिए। और सेकंड जो हमारे पास है कल्टीवेटर, ये एक आधुनिक औजार है जिसे ट्रैक्टर के साथ जोड़ दिया जाता है पीछे से, और इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। ये काफी समय की बचत के लिए आवश्यक होता है। ये जो आधुनिक औजार है ये खेती के लिए बहुत अधिक उपयोगी है। बुआई, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बुआई। अब ये बुआई क्या होता है? बुआई का मतलब बीज को मिट्टी में बोना। अब बीज को मिट्टी में डायरेक्ट हम लाके बीज तो बो नहीं सकते, उसका भी पूरा प्रॉपर सिस्टम है, प्रॉपर तरीके हैं बीज को बोने के लिए। सबसे पहले तो हमें बीज का चुनाव करना पड़ेगा, अच्छी क्वालिटी के, अच्छे गुणवत्ता वाले बीज का चुनाव करना पड़ेगा, ताकि जो फसल है वो अच्छी तरह से फले फूले। तो हम बीज का चुनाव कैसे करें? सबसे पहले तो अच्छी क्वालिटी के बीज ले, और जो बीज है उसमें से जो खराब बीज है, उस जो खोखले है, उसको अलग करने के लिए कई विधि अपनाई जाती है। जैसे कि आप एक टब ले लें, फॉर एग्जाम्पल, देखो ध्यान से, ये एक टब है, इसके अंदर मैंने इतना पानी भर दिया, ठीक है, जल से मैंने इतना इसको भर दिया, और इसके ऊपर मान लो मैं गेहूं के जो बीज है वो डाल देता हूँ, ऊपर से डाल देता हूँ थोड़े से गेहूं के बीज। तो क्या होगा, कुछ बीज ऊपर तैरेंगे, और ज्यादातर जो बीज है, मैक्सिमम बीज 70 to 80% 90% जैसी सी क्वालिटी हुई, वो नीचे जो है वो आकर नीचे बैठ जाएगा, बाकी कुछ बीज जो है वो ऊपर तैरने लग जाएंगे। तो ये जो बीज है ऊपर क्यों तैर रहे हैं, और ये बीज ऊपर नीचे कैसे डूब गए? क्या अंतर है दोनों बीज में? तो इन दोनों बीज में अंतर ये है कि जो ये बीज है, ये वाला, इसके अंदर क्या है, अंदर से पूरा खोखला है, इसलिए इसका भार हल्के होने पर ये जल में तैरने लग जाता है। इस प्रकार से जो ऊपर बीज तैर रहे हैं हम उसको अलग कर देते हैं, और जो नीचे बीज बैठ गए उसका इस्तेमाल हम फसल के उत्पादन में करते हैं। अच्छी गुणवत्ता की बीज हम इस प्रकार से छांट सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीज बोना है उसका भी एक तरीका होता है, और बीज बोने के लिए एक तरह से जो इसमें भी दो तरह के औजार का इस्तेमाल होता है, एक पारंपरिक, एक आधुनिक। पारंपरिक एक कीपाकार होता है, उसके अंदर 2-3 बीज के दाने डाले जाते हैं और उसको बोया जाता है समान दूरी पे। और दूसरा जो है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल एक आधुनिक औजार है जिसका इस्तेमाल बीज बोने में किया जाता है। ये बहुत उपयोगी है, समय की भी बचत होती है, और साथ साथ जो बीज है उसके बीच में सही गैप, सही दूरी भी बनाए रखता है, और अच्छे से जो है ये बीज को बोता है और जमीन के गहराई तक जाता है, ताकि जो पशु पक्षियों से हम बीज की रक्षा कर सकें। क्योंकि कई बार होता है बीज बोने से बीज जो है वो मिट्टी के ऊपर ऊपर रहता है, तो पशु पक्षियों से चूल लेते हैं। इसलिए ये जो मशीन है सीड ड्रिल, वो अच्छी तरह से गहराई में जाकर के बीज को बोते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कृषि पद्धति आती है वो है खाद एवं उर्वरक देना। खाद एवं उर्वरक ऐसी चीज है जिसे हम पोषक तत्व कह सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपने शरीर के विकास के लिए कॉम्प्लान की आवश्यकता पड़ती है, बॉर्नवीटा की आवश्यकता पड़ती है, उसके साथ साथ हम भोजन भी ले सकते हैं। जो हम भोजन लेते हैं वो नेचुरल फूड है जिससे हमारा ग्रोथ होगा, और जो हम सप्लीमेंट लेते हैं कॉम्प्लान, हॉर्लिक्स, ये सारी चीजें क्या है, ये है एक तरह से रासायनिक उर्वरक का काम कर रहा है। तो जिस तरह से हम भोजन लेते हैं जिससे हमारा ग्रोथ और साथ साथ सप्लीमेंट भी लेते हैं, उसी तरह पौधे ग्रोथ के लिए दो चीजें आते हैं, खाद एवं उर्वरक।
ये दो चीजें ऐसी होती है जो पोषक तत्व प्रदान करती है जिससे पौधे काफी तेजी से बढ़े। जो खाद होता है वो नेचुरल होता है, प्राकृतिक रूप से बनाया जाता है, और जो उर्वरक होता है ये फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। अब खाद कैसे बनता है? खाद जो है वो गोबर से, यानी कि पशु के अपशिष्ट पदार्थ से, या फिर जो भी प्लांट है यानी कि जो भी पौधे हैं उनके मृत शरीर से बनाया जाता है। उसको कुछ समय के लिए खुले में छोड़ दिया जाता है और उसका अपघटन होता है जिससे वो खाद बन जाता है। लगभग 2-3 महीने का समय लगता है। अब बात करते हैं उर्वरक का। उर्वरक भी एक पोषक पदार्थ है, लेकिन इसका इस्तेमाल फैक्ट्रियों में होता है और खेत के लिए, खेत की क्वालिटी बनाए, खेत की मिट्टी क्वालिटी अच्छी बनाने के लिए जो खाद है वो ज्यादा आवश्यक होता है, ज्यादा अच्छा होता है। सरकार जो है खाद को ज्यादा प्राथमिकता देती है मिट्टी में इस्तेमाल करने के लिए। अगला टॉपिक आता है सिंचाई। अभी सिंचाई क्या है? सिंचाई अर्थात फसल को समय समय पर जल देना। आगे पढ़ेंगे इस पे टॉपिक पे, अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं। तो फ्रेंड्स माफी चाहूंगा, बोलते बोलते अटक जाता हूँ कई बार, तो मुझे भी ब्रेक की आवश्यकता पड़ती है, मैं भी एक ह्यूमन बीइंग हूँ, इंसान हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अगला टॉपिक जो था हमारा सिंचाई। सिंचाई का मतलब है पौधे में समय समय पर जल देना। अब हम अपना उदाहरण लें, हम एक जीव है, हम एक प्राणी है, हमें बड़े होने के लिए, ग्रोथ होने के लिए भोजन के साथ साथ जल की आवश्यकता होती है। आप जितना भी भोजन कर लीजिए, अगर आप जल का ग्रहण नहीं करेंगे तो जो पोषक पदार्थ है आपके शरीर में लगेगा ही नहीं, क्योंकि जितने भी पोषक पदार्थ है वो सभी जल के साथ मिल करके हमारे सारी बॉडी में, पूरे बॉडी में फंक्शनिंग में मदद करते हैं। जल के साथ मिलकर शरीर के हर भाग में पोषक पदार्थ को पहुंचाया जाता है। तो जल की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। ठीक उसी प्रकार जो पौधे होते हैं, जो हम खेती कर रहे हैं यहाँ पर, तो उन पौधों को भी पोषक पदार्थ को पहुंचाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है, ताकि जल जड़ से लेकर पूरा उसके पूरे पौधे के शरीर तक, ऊपर तक जल को जल में पोषक पदार्थ मिल करके पूरे शरीर तक पहुंचाते हैं ताकि पौधे का अच्छे से ग्रोथ हो। तो सिंचाई का क्या मतलब हुआ? यानी कि पौधे को समय समय पर आवश्यकता अनुसार पानी देने को सिंचाई कहते हैं। तो सिंचाई करने के भी कई तरीके, एक तो पारंपरिक तरीके है। पारंपरिक तरीके में 2-3 चीज आती है, जिसमें किसी तरह से कुएं से पानी पहुंचाना, या फिर बैलों की सहायता से कुछ ऐसे इस प्रकार से वो बैल घूमता जाता है और पानी मिलता जाता है। कुछ पारंपरिक तरीके हैं जिसमें काफी टाइम कंज्यूमिंग होता है, बहुत ज्यादा समय की खपत होती है, बहुत ज्यादा पानी की खपत होती है, और अच्छे तरह से पूरा प्रॉपर प्रबंधन नहीं हो पाता, मैनेजमेंट नहीं हो पाता। लेकिन हम बात करें आधुनिक तरीके की, तो सिंचाई करने के लिए आधुनिक तरीके का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि स्प्रिंकलर, जिसके अंदर मोटर के साथ पाइप जोड़ते हैं, जो मुख्य पाइप उसको जोड़ते हैं, और मुख्य पाइप के साथ साथ छोटे छोटे पाइप होते हैं जो कि पौधे की जड़ तक जाते हैं। ये होते हैं आधुनिक तरीके। तो सिंचाई का मतलब है किसी भी तरीके से पौधे को पानी देना। लेकिन जो आधुनिक तरीके जिसके साथ मोटर के साथ कंबाइन करके मुख्य पाइप से जोड़ करके पौधे तक पानी पहुंचाते हैं, उसमें समय की बचत होती है, मेहनत की, श्रम की बचत होती है, और साथ ही साथ जो पानी का वेस्टेज है, जो भी वाटर का वेस्टेज है वो बच जाता है, पानी की बचत होती है। अगले टॉपिक पे आते हैं खरपतवार से सुरक्षा। अब ये क्या बोला है? खरपतवार भी एक तरह के पौधे ही होते हैं, लेकिन ये ऐसे पौधे होते हैं जिस पे हम मेहनत नहीं करते, वो अपने आप उग जाते हैं। यानी कि फसल के पौधे के साथ साथ कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो खेत में अपने आप उग जाते हैं, और ये जो है मिट्टी से पोषक तत्वों को कंज्यूम करने लगाते हैं, उपभोग करने लगाते हैं पोषक तत्वों को। जब ये खरपतवार यानी कि ऐसे पौधे इस्तेमाल करने लग जाएंगे, तो जो हमारा मुख्य फसल है जिसको हम उगा रहे हैं, उनके लिए पोषक तत्व बचेगा ही नहीं। इसलिए इन खरपतवार को एक तरह से नाशक कहा जाता है, फसल का नाशक कहा जाता है, और इनको उखाड़ कर फेंकना बहुत आवश्यक है। तो इसको क्या से किया जाता है? एक तो इसको जड़ से पूरा उखाड़ दिया जाता है, या फिर उसको जड़ के सबसे निचले भाग से काट दिया जाता है खुरपी की सहायता से। उसके बाद हम आते हैं कटाई पे। अब ये कटाई क्या होता है? कटाई यानी कि आपने पूरे साल पढ़ाई की और लास्ट में आपका रिजल्ट आया, यानी कि आपने पूरे एक साल मेहनत की, अच्छे से पढ़ाई की, और जब रिजल्ट आने वाला होता है कितनी खुशी होती है, हमारी मेहनत का फल आने वाला है। या फिर मान लो आपके पेरेंट्स कहीं पे जॉब करते हैं, पूरा महीना जॉब किया, खून पसीने की मेहनत से हमने काम किया, और जब हमें फल मिलने वाला होता है अपनी मेहनत में, बहुत खुशी होती है। ठीक इसी प्रकार कटाई का एक ऐसा समय होता है जिससे भारत के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के पर्व त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे पंजाब में वैसाखी, इस तरह से मनाया जाता है, क्योंकि जो पूरे साल की
पूरे 2-3 महीने की जो मेहनत है उसका फल आने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारे, जैसे कि आपने देखा, बहुत सारे स्टेप होते हैं कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए। तो उन्हीं स्टेप को करने के बाद जब फल आने वाला है तो इस समय पे जो है त्योहार मनाए जाते हैं। तो अब कटाई क्या होता है, यानी कि फसल को काटना। अब बात आती है फसल को काटने की, फसल पूरी तरह से उग चुका है, तैयार हो चुका है, अब उसको काटना है। तो काटने के लिए भी हम 2 तरीके अपनाते हैं। एक तो पारंपरिक तरीका। पारंपरिक तरीका का मतलब क्या है कि जो पुराने जमाने से हमारे जो पूर्वज है वो चलाते आ रहे हैं, जो तरीके का इस्तेमाल करते आ रहे हैं, उसको बोलते हैं पारंपरिक तरीका। उसके अंदर हाथ से हंसुआ द्वारा या फिर किसी भी औजार द्वारा हाथ से जड़ के साथ काट दिया जाता है। उसके बाद दूसरा तरीका क्या है, मशीनों की सहायता से इसको कटिंग किया जाता है। इसमें थ्रेसर वगैरह हो गया या फिर कंबाइन मशीन हो गया, इसका इस्तेमाल करके इस जड़ से काटा जाता है, साथ ही साथ भूसे से दाने को अलग भी किया जाता है। और पारंपरिक तरीके से जब हम भूसे को दाने से अलग करते हैं तो उसको बोलते हैं फटकना। नेक्स्ट और हमारा आखिरी टॉपिक आता है भंडारण। अब भंडारण क्या है, हमने फसल उगा ली है, सारे स्टेप फॉलो कर लिए, फसल हमने काट भी लिया, हमारे पास फसल आ गया। फसल का जो पौधा जो था, जो हमारा आउटपुट था हमारे पास, यानी कि अनाज आ गया। अब उस अनाज को पूरे साल तक हम किस तरह से स्टोर करें, किस तरह से इकट्ठा करके संभाले रखें, ताकि हम आगे आने वाले कई समय तक, कई महीनों तक, कई साल तक अपने पूरे देश का और अपने परिवार का जो है पालन कर सके। तो उसको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। तो उस जो अनाज है उसको सुरक्षित रखने को ही कहते हैं भंडारण। तो भंडारण कैसे होता है, जैसे नॉर्मल अगर छोटे मोटे किसान है तो अपने घर में एक भंडार गृह बना लेते हैं, या फिर सरकार बहुत बड़े बड़े भंडार गृह बनाती है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जो कीटनाशक है या फिर जो छोटे छोटे प्राणी होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जो चूहे होते हैं, उनसे बचाना, या फिर छोटे मोटे कीटनाशक कीट से बचाना, जिससे फसल जो है सुरक्षित रह सके, उसको कहते हैं भंडारण। उसके बाद इस चैप्टर का आखिरी जो टॉपिक है वो ये है, सबसे पहले हमने क्या देखा था, ये बोला था कि जो जीव है, जो प्राणी है, यानी जंतु, पौधे तो अपना भोजन स्वयं बना लेती है, लेकिन जंतु जो है वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाती। तो जंतु जो है वो एक जंतु दूसरे जंतु पे या तो निर्भर होता है या फिर किसी पौधे पर निर्भर होता है। तो हम तो पौधे पर निर्भर है, तो पौधे से हमने भोजन प्राप्त कर लिया, लेकिन जंतुओं से भी हम भोजन प्राप्त करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें गाय की, गाय से हम दूध प्राप्त करते हैं, भैंस से दूध प्राप्त करते हैं, ये क्या हुआ, जंतुओं से भोजन प्राप्त करना। या फिर कई बार कई जंतुओं को हम मांस का सेवन करते हैं, और जैसे गौड हो गया, और मछली का जैसे सेवन करते हैं। ये सारे वे जंतु हैं जिनका सेवन करके हम भोजन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों आज के इस चैप्टर में इतना ही। लगभग हमने पूरी कोशिश की कि हर टॉपिक अच्छे से कवर कर सके, और हर टॉपिक को अच्छे से एक एक करके पॉइंट में कवर करने की कोशिश की है, सिंपल लैंग्वेज में, सरल भाषा में, किताबी भाषा से थोड़ा दूर होकर के। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इस चैप्टर को पढ़ने में बहुत मदद मिली होगी। लेकिन मेरी सलाह ये है कि इस वीडियो के साथ साथ आप अपने घर पे किताब भी पढ़ के एक बार देखिए, ताकि जो पढ़ाया हुआ कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो सके, और साथ ही साथ आप इसके क्वेश्चन आंसर भी ट्राई कर लीजिए, कॉपी में कर लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको मेरे वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप बने रहिए हमारे साथ, अगले वीडियो भी बहुत जल्द हाजिर होगा। और हाँ, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाले जितने वीडियोस, लेक्चर वीडियोस है, उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।